हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये जो बुक आपको मैंने बोला था सॉल्यूशन कराने के लिए, यूथ कंपटीशन की है। और पूरा इसका जो जीएस सेक्शन है पूरा आपको मिल जाएगा इसमें। 2.0, 3.0, 1.0 अध्यायवार इसमें हल दिया गया है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा। और इससे पहले मैंने जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, और ये सेकंड पार्ट है आपका। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पूरी बुक का मैंने वादा किया है आपको कराने के लिए, तो आपका एग्ज़ाम से पहले ये पूरी करा देंगे बुक। ठीक है, तो इसमें आपका देखिएगा आपका यहाँ पे 15 तक हो गया था। ठीक है, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज यहाँ से देखेंगे 11 तक हो गया था आपका। 12 से लेके यहाँ पे पूरा देखेंगे। तो 2 पार्ट्स में इसलिए कराया था क्योंकि प्रश्न इसमें ज़्यादा थे और बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती थी। तो यहाँ से देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसमें भूगोल भी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है जो भी है, और आपका इसमें साइंस भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सब कुछ इसमें कराएंगे आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जब भी आपको वीडियो आएगी पता चल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इसकी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें आपके जो 2023 में बीपीएससी का 69 हुआ था वो भी क्वेश्चन मिलेंगे, बीपीएससी टीचर के भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो आपको पता, बम्बई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल जो कॉलेज था इसका। देखिए 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ, तथा ये दूसरा हुआ था 86 में, 87 में। इसका जो था कलकत्ता में, और तीसरा था मद्रास में। पहले थे, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, और फिर तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट है, देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी वो कौन थी। तो वैसे अगर आपकी भारतीय पूछे तो आपकी ये आपकी एनिवेशन तो आपकी वैसी होगी, प्रथम महिला होगी। और आपकी जो प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा, सरोजिनी नायडू थी आपकी। 1925 वाला था कानपुर अधिवेशन, उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये आपकी दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे आपकी एनी बेसेंट आती हैं जो पहली थी। 1917 में कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1912 में इन्होंने एनी बेसेंट्स ने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। तो ये आपके ए, ऑप्शन नंबर ए, आर एन मधुलकर। ठीक है, पटना में होने वाली थी ये, और इसके अध्यक्ष ये आर एन मधुलकर थे। अब देखिए लखनऊ का समझौता कब हुआ था, तो ये आपको पता है 1916। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन ये होता, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त दलों के बीच में ये एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए टीआरई 2.0 में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर, ये 1922 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1922 में हुआ था, दिसंबर 1922 में आयोजित था। इसकी अध्यक्षता जो थी सी आर दास ने की थी। इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा, आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो वही फिर से आ गए, चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना। ये देखिए आपका टीआरई में आया था। तो इसमें आपका उपयोग में से कोई नहीं है, देखिएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये 1916 वाला था लखनऊ अधिवेशन, जो चंपारण समस्या का इसमें विषय बना था अधिवेशन। इस अधिवेशन में चंपारण के जो रायतों के नेता राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी की मुलाकात की और नील उत्पादों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे, और 1917 में अपना पहला सफल जो सत्याग्रह किया था, जो भारत में हुआ था। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था एक सफल जो सत्याग्रह था, लेकिन भारत में सबसे पहला सफल जो था 1917 में था, और बाकी इसमें कोई विकल्प सही नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी है, कराची अधिवेशन 1931 में। तो ये आपका पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, ठीक है, परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा।
अब कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। आप ऐसे याद रखिए, इन्हें रास नहीं आई थी इसलिए गरम और नरम दल में विघटित हो गया था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और गया अधिवेशन 1922 में सी आर दास ने किया था। जो उसमें पॉइंट थे वो सारे अपने बता दिए। नेक्स्ट है 63 नंबर है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। ये विचार किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय की। तो देखिए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व इस जो थ्योरी था का उपयोग किया या और कहा कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, देखिए एक यंग इंडिया उन्होंने दी है, इनकी एक महात्मा गांधी की भी आती है यंग इंडिया, और जो न्यू इंडिया है वो आपकी एनी बेसेंट की है। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, ये लाहौर अधिवेशन 1929 था। और आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरी बुक आपको सॉल्व करा दे रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले, और आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ऑन गोइंग में। ठीक है, और इतना कंटेंट मिल रहा है, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ठीक है, 1939 में, और इसके अध्यक्ष बने। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः गांधी जी की ये सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद सौंपा गया था। अब देखिए 66 नंबर, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का जो गठन हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 66 का देखिएगा, ए वाला पटना है। प्रथम भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का गठन पटना में हुआ था और इस सम्मेलन में 1933 में हुआ था और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसके ऑप्शन देखिएगा, सी वाला शोक के रूप में मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल भी की गई थी, स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था, इन्होंने शोक मनाया है इसने। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा जो थी 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अब देखते हैं बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, तो ये आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20 जुलाई को इसकी घोषणा होती है, 20 जुलाई 1905 को होती। और बंगाल विभाजन में राष्ट्रीय एकता का प्रहार किया, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। जो बंगाल विभाजन था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो देखिएगा ये आपका था ऑप्शन नंबर ए, ये था आपका बंगाल जो विभाजन था स्वदेशी एवं बहिष्कार के भारत में बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का जो था विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को आपका कर दिया गया था और भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए आपके ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर और इन्होंने आपके पश्चिम बंगाल का भी जो बांग्लादेश का है उनका भी राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। ठीक है, बंगलार माटी बंगलार जल, इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्तावित किया और इन्होंने पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया है। नेक्स्ट देखते हैं,
मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग की जो आंदोलन था वो देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्वतंत्रता के प्रति मुसलमान लीग दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी वाला, एक से अधिक है। तो आप देखते हैं, इसने क्रिस्प मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अब देखते हैं, इसमें वेवल योजना 1945 में स्वीकृत किया कि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को ये कमज़ोर कर रही थी। नेक्स्ट है सी वाला, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्रवाई का सहारा लिया। नेक्स्ट है, ठीक है, इसके सारे सही है। अब देख लीजिए, भारत स्वतंत्रता के प्रति जो मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिस्प मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के लिए सिद्धांत पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड वेवल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवल योजना कहा गया। मुस्लिम लीग ने वेवल योजना 1975 को अस्वीकृत किया और उसकी उनकी स्वतंत्र, इसमें 45 हुआ है, 75 नहीं है, 1945 था, ठीक है, 1945 वेवल योजना, और उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को ये कमज़ोर कर सकती थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया, इससे खुद को अलग कर दिया और 1940 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में क्या हुए, दंगे शुरू हो गए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अपना अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी? तो ये आपका था बी वाला, 23 मार्च 1940 में, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में भारत में पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। अब देखिए 1915 में होम रूल लीग की किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपका था, देखिए एक कोई नहीं इसमें, तो देखिए पहले के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किए थे। और होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, इन्होंने मद्रास में की थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये ए वाला है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। जो मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये आपकी थी पूना में, ठीक है, और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने मद्रास में की थी। इन्होंने अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य की गई थी और इसके संस्थापक जो थे सरदार सोहन सिंह बाखना थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिन दास सान्याल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, तो याद रखिएगा। इसमें आपको ये जो प्रीवियस ईयर का है ना, इसमें कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिएगा, अनुशीलन समिति की शाखा पटना में सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 में प्रथम नाथ मित्रा तथा बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी के प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह बाखना इसके अध्यक्ष, संस्थापक और अध्यक्ष थे, ठीक है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो आपको पता होगा, और ये 1908 था, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना के क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। ये 2.0 में आया क्वेश्चन, और ये आपका 3.0 में भी आया है शायद। लंदन में अभिनव भारत संस्थान संस्थापक कौन था? तो ये आपका देखिए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिएगा, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे।
उन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य रहे कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी जो संस्था थी मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे और 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और दूसरी थी हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी है, मेरठ षड्यंत्र मामला था। तो मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडके, कैस्टर हिचिसन को गिरफ्तार कर मुकदमा किया गया था और इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.M. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट, खिलाफत और ये असहयोग आंदोलन, ये सभी देखते हैं एक साथ। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो आपका देखिएगा 1922 में किया गया था। देखिएगा डेट, ये आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित कर दिया गया था। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जिंदा मारे गए थे, तो ये काफ़ी उग्र हो गया था, तो गांधी जी ने इसे स्थगित करना ही समझा। नेक्स्ट है, और इन्हें सजा भी हुई थी, फिर स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतियारों की प्रमुख मांग क्या थी? तो इनकी मांग थी डी वाला, उपरोक्त में से एक से देखिए, राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतियारों का प्रवेश खोलना। तो देखिएगा ये सारे ऑप्शन दे दिए मैंने, बता दिया आपको। सविनय अवज्ञा और गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन साथ में देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिएगा, इन्हें लाल शर्ट्स आंदोलन से भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इन्हें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता जो सेनानी थे, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी। ठीक है, तो डेट भी याद रखिए, पता नहीं इस बार डेट पूछ दे। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 24 सितंबर 1932 में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा एक्सप्लेनेशन, पूना समझौता श्री राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर, ठीक है, और सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं ने प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता B.R. अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो ये आपको सभी को पता होगी, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, देखिएगा, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए, ये महात्मा गांधी ने सर रखी थी, और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिले। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, उनका ये था समझौता। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ठीक है, इरविन का दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, तो उसके बाद से उन्होंने स्थगित कर दिया था। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में उसने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था फिर से दोबारा चालू कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। देखिएगा, 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी अन्य हिंदुओं नेताओं के प्रतिनिधि से पुणे की यरवदा जेल, सेंट्रल जेल में समझौता किया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों की सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी थी। ठीक है, दोगुने से ज़्यादा। भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन। देखिएगा, मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था कब पारित हुआ था? तो ये आपका था 8 अगस्त 1942 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुंबई में कांग्रेस कमेटी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसे करो या मरो का नारा दिया गया था और मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज़ाद दस्ता एक सरकारी क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी, और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस एवं आईएनए, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। देखिए सॉरी, ये आपके आईएनए पूछा गया ना, तो ये आपके मोहन सिंह भागना थे, मोहन सिंह। ठीक है, आईएनए की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। ठीक है, एक सिंगापुर वाला क्वेश्चन आया था जो उन्होंने स्थापना की थी, 3.0 में आया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसके जो पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भागना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है, और इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी, जो प्रारंभ में हिंदू तथा बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगी थी। और गुरुमुखी आपकी किसकी लिपि है? तो ये पंजाबी की है। ठीक है, इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। ज्ञातव्य है कि इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे। इसके अन्य सक्रिय सदस्य जो थे करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले, हरिनाम सिंह और मौलवी बरकतुल्ला, सोहन लाल पाठक और पंडित काशीराम आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये रहेगी कि शांति के साथ इससे मरने में सहयोग दे सकूँ। तो आपका ये कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और लॉर्ड पता नहीं क्यों बोलते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा ये रहेगी शांति के साथ इसे मरने से सहयोग कर सकूँ। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। इसी ने बंगाल विभाजन किया था। आप देखिए 93 नंबर, लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, इल्बर्ट विल से ये लॉर्ड लिंटन संबंधित है। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, लॉर्ड लिंटन संबंध इल्बर्ट विल से नहीं है, सॉरी इसमें नहीं पूछा गया ना किससे संबंधित नहीं है, तो देखिए नहीं है आपका, इल्बर्ट विल से नहीं है। बाकी स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से इनका संबंध है। तो देखिएगा 1813 में इल्बर्ट विल 1883 में प्रस्तावित हुआ था, विवादास्पद विधेयक था। इसमें ब्रिटिश भारतीय नागरिक न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। अब बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था, और लॉर्ड लिंटन के समय 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, और 1878 ईस्वी में सशस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था। नेक्स्ट है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ऑप्शन ये देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये दिए गए अगस्त क्रांति 1942 में दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे, और इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसका मिसलेनियस क्वेश्चन है विविध वाले, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर जर्मनी के स्टंटगार्ड नमक नगर था और भारतीय झंडा फहराया था। बीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद बने थे, सॉरी दादाभाई नौरोजी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद तो सर्वधर्म जो सम्मेलन था उसमें भाग लिया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दादाभाई नौरोजी ने इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, और दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया, और भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इसलिए सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके गुलामी चार्टर बताया था, किसने बताया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई देखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दास्ता और गुलामी का चार्टर है 1935। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं कहा था, और जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा या म्यांमार जो था भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला देखिएगा,
बांटो और राज करो की नीति, इन्होंने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाला इन्होंने अपनाया था। अंग्रेज भारत में लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। हिंदू में हिंदू और मुसलमानों को बढ़ा लड़ाया गया। इसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मॉडले मिंटो सुधार, मॉडले जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस आप पास करने के वाले प्रथम भारतीय इसमें से कौन से थे? तो देखिएगा ये आपके हैं देवेंद्र जो थे, सत्येंद्रनाथ ठाकुर जी थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया था और वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे थे। नेक्स्ट है किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं? तो ये आपके ये हैं GS देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीशों का पद बाहर संभाला था। नेक्स्ट है किस वर्ष मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये आपकी हुई थी, देखिए ऑप्शन नंबर ई दिए गए, इसमें कोई नहीं है। 1870 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों में समझौता किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रनाडे थे, सॉरी ऑप्शन नंबर ई देखिएगा, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो थे वो MG रनाडे थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु उनके महात्मा गांधी जी के थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले का आदर्श वाक्य था सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना। नेक्स्ट है मसूर नारा जो था इनकलाब जिंदाबाद है, किसने लिखा था, किसने दिया था देखिएगा, और किसने मशहूर किया था वो अलग बात है। तो ये आपके थे हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था, और मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी, और ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का नारा आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और BK दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाया था, तो इन्होंने इसे काफ़ी फेमस किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित था? तो ये आपके थे हसन इमाम, ऑप्शन नंबर ए। हसन इमाम आपके 1910 में इसकी स्थापना हुई थी अहरार आंदोलन की, और नेतृत्व जो थे मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और हसन इमाम मजहरुल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 में इसके खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में होता? तो ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता, सॉरी सर फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में हुई थी, और KM पणिक्कर और HN कंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट है किस विचारधारा द्वारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ई देखिएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से है। जहां कांग्रेस की स्थापना प्रारंभिक चरण में उदारवादियों प्रमुखता से छापे गए, वहीं बाद में जो काल आया था गांधी युग से संबोधित किया गया था। साम्यवादी विचारधारा को प्रभावित MN रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, सयाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और आदि राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये आपकी अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में 1930, 1932, 1941 में जेल भी जाना पड़ा था, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन किया था। एक आपकी मैडम बीका जी कामा, उन्होंने आपके USA में फहराया था झंडा। ठीक है, अब देखिए इस सूची को आपको मैच करना है। तो भारत सेवक समाज जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, पहले का। दूसरा तत्वबोधनी सभा जो थी वो आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर, और आत्मीय सभा आपका राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भारतीय ब्रह्म समाज का है केशव चंद्र सेन है इसके। ठीक है, आत्मीय सभा आपके राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ऑप्शन नंबर सी ये कर्नाटक की थी। ठीक है,
अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों में दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह हो गया और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से घटनाओं का विचार कीजिए और क्रम से लगाना। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पहले 2, 4, 1, 3। तो पहले आएगा सूरत का विभाजन, ठीक है, फिर आएगा आपका मॉडल मिंटो सुधार, और फिर पहला आएगा होम रूल का आंदोलन, और फिर खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 1918। तो देखिए सूरत विभाजन ये आपका 1907 में, मॉडल मिंटो 1909, होम रूल लीग 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। नेक्स्ट है लॉर्ड मियो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। देखिए केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। और चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके ऊपर ये सारे सही हैं। ठीक है, और ये आपको दिए गए हैं, देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसमें आपका सी, इंडिया गेट नहीं है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। ठीक है, और कुतुब मीनार आपका 1993 में, और लाल किला 2007 में विश्व धरोहर बना था। और भारत में कुल 42 स्थल हैं विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ओपन में से सभी हैं। इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, और 1956 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था 14 अप्रैल 1981 में। और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम मीरा भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, और इनका 1956 में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। तो सभी सही हैं इसके। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो ये आपके अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, और देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 2, 3, 1, 4। ठीक है, देखिएगा आपका गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी का नारा था, तो उन्होंने काफ़ी पहले कहा था। और लोकतंत्र बचाओ ये आपका जनता दल। ठीक है, और आपका ये जोतने वाली भूमि जो होती है वाम मोर्चा ने। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा ये एनटी रामाराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये नारे हैं। ठीक, नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी, और इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेशन हुआ था। अब अगला पार्ट आपका भारत का भूगोल है, और इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल सभी आएंगे। 2 पार्ट में आपका आ जाएगा, भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर एक बार विजिट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई सारी। ठीक है, ये बुक पूरी कराने का जिम्मा लिया, तो आपको पूरी ये बुक हो जाएगी आपकी पेपर से पहले। ठीक है, धन्यवाद।